रोटेशन, यानी इनिशियल जो रोटेशन है सुक्रोज के की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय ये क्या स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सुक्रोज, ठीक है, इक्वल्स टू आर नॉट। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आई मेरी। टाइम टी पर रोटेशन तीनों के कारण होगा, तो टाइम टी पर जो रोटेशन है उसमें सुक्रोज का भी कंट्रीब्यूशन है, ये सुक्रोज का कंट्रीब्यूशन, ये ग्लूकोज का और ये फ्रक्टोज का कंट्रीब्यूशन है, तीनों का ही कंट्रीब्यूशन है। सुक्रोज की कंसेंट्रेशन टाइम टी पर इंटू आर एस नॉट, ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन एक्स इंटू आर जी नॉट, फ्रक्टोज की कंसेंट्रेशन इंटू आर एफ नॉट, और इन्फानाइट टाइम पर तीनों के कारण क्यों बेटा, अच्छा ये क्या बात हो गई तीनों के कारण क्यों नहीं, ये तो फिर भी समझ में आता है। सैंपल में तीनों है तो रोटेशन भी तीनों के कारण होगा। एक कंटेनर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो प्रेशर तीनों का लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। देन इनफाइनाइट टाइम पर रोटेशन, हाँ इनफाइनाइट टाइम पर केवल क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज के कारण और ये फ्रक्टोज के कारण। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, 1 2 3। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहां पर बता दूं कि क्वेश्चन जब ऐसे आते हैं तो उसमें ये स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू गिवन नहीं होती, ज्यादातर में स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू नहीं गिवन होती है। तो अब हमें इन तीनों में से इसको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन स्पेसिफिक रोटेशन वाली टर्म हटानी है। कैसे हटा सकते हैं वो बताता हूं, ठीक है, कैसे हटानी है वो बताता हूं। चलिए, तो अब बेटा जिनको ये नहीं समझ में आ रहा ना, ये ए क्यों है वो क्यों है, पीछे जाके फिर से ढंग से सुनो, ढंग से देखो, क्योंकि पुराना नहीं दिमाग में है तो यहां तकलीफ आएगी। और तुम सोचो कि हर जगह में हर चीज को उसी तरह से वापस बताऊं, 5-5 बार बताऊं, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, तो वापस से पुराना देखो। कुछ जनता को अभी एल कहां गया, अरे बेटा सुनो वापस, क्या होता है कि कुछ बोला जाता है, भूल जाते हैं 5 मिनट के बाद, है वो क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। बस 5 मिनट का, आमिर खान को तो फिर भी 15 मिनट तक का कुछ याद रहता था, यहाँ तो भाई साहब 2 मिनट तक याद रहता है, क्योंकि दिमाग में जगह नहीं बची ना, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, क्या करें। खाली करो बेटा, इरेज करो मेमोरी को, जगह बनाओ। अब इन तीनों इक्वेशन से कैसे सॉल्व होगा वो बताता हूं। लिख ही लिया होगा आपने, मैं इतनी देर बातें इसलिए कर रहा था कि किसी ने नहीं लिखा हो तो वो लिख ले, ठीक है, इसलिए इधर उधर की बातें गप्पे लड़ा रहा था। चलो जी, अब वही इक्वेशन 1 2 3, इक्वेशन 1 2 और 3 में अब हमने क्या किया, देखो इसको, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस किया, 2 में से 1 को माइनस किया तो देखो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 में से 1 को माइनस करने पर ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, हाँ या ना। तो बचेगा क्या, आर टी माइनस आर नॉट, ये वाली ए वाली टर्म गायब, एक्स बचेगा तो माइनस आर एस नॉट प्लस आर जी नॉट, ये आ जाएगा। उसी तरीके से 3 में से 1 को माइनस किया साहब, 3 में से 1 को माइनस किया तो आर इंफिनिटी माइनस आर नॉट, अगेन ए कॉमन आ गया 3 में से 1 को, तो आर एस नॉट के आगे माइनस साइन आ गया, प्लस आर जी नॉट प्लस आर एफ नॉट। ये देखिए, चाहो तो आर एस नॉट को पीछे भी लिख सकते हो, मैंने आगे लिखा हुआ, ठीक है। फर्दर अब हमने क्या किया, ये इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों में देखो 5 और 4 में ये चीज तो कॉमन है, 5 और 4 में ये चीज कॉमन है, तो ये तो कॉमन आ जाएगी, तो क्या a माइनस एक्स, ये चीज कॉमन आ गई यहां पर एज इट इज। इसमें 5 में से 4 को माइनस किया तो आर नॉट वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, आ गया। लिखो फटाफट, फिर आगे बताता हूं, लिखिए जल्दी से। धीरज बेटा, सब कुछ दे रखा है, सारा डिस्कशन मैंने पहले ही कहा था कि ये सब फर्स्ट ऑर्डर के लिए चलता है। अच्छा, द्विती का कहना सर इन्होंने तो एफडी करवा रखी है ब्रेन की, हो देखिए बेटा, ये एफडी जो ब्रेन की करवा रखी ना, तो बहुत धीरे धीरे एफडी ग्रो होती है, खुले मार्केट में छोड़ो, सडनली ग्रो होती है ना। एफडी का मतलब द्विती से पूछना बेटा, क्या है, पापा से पूछना। देव कह रहा सर मैं तो आपको 2x की स्पीड पे देखता हूँ, यहाँ लगता है 0.5 की स्पीड से बढ़ा रहे हो, क्या करो बेटा, फिर भी लोग बात 4-4 बार पूछते हैं, दुनिया में ना बहुत ही भांति भांति के लोग हैं, सब किसी को यूं कह दो कि स्पीड पसंद है तो किसी को शांति पसंद है, तो सब तरह के लोगों के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। चलिए, तो इक्वेशन नंबर 6 आ गई क्या तुम्हारी, अच्छी तरह से लिख लिया आप लोगों ने,
अच्छी तरह से लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, a अपॉन a माइनस एक्स। a अपॉन a माइनस एक्स, तो इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों टर्म क्या होगी, कैंसिल आउट। a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू r इनफिनिटी माइनस r नोट अपॉन r इनफिनिटी माइनस r t, और याद करो k इक्वल्स टू 1 बाई टी ln a अपॉन a माइनस एक्स, तो यहां पर हमने उसमें ये लिखा। वैसे देखा जाए तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ना, अभी ईस्टर वाले केस में भी ऐसा ही आया था, बस वहां वॉल्यूम था या रोटेशन था। ईस्टर वाले केस में भी ऐसा ही फॉर्मूला आया था, वी इनफिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन वी इनफिनिटी माइनस वी टी था, यहां उसकी जगह रोटेशन। तो एक को याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, नहीं एक के साथ एक फ्री, एक याद करो दूसरा फ्री। देखो बेटा ये बात तो सही है, ये जो होता है ना आजकल जो ऑफर्स मिलते हैं, दो के साथ दो फ्री, दो के साथ एक फ्री, हाँ लेकिन आप ये कहते हो नहीं सर मैं तो कुछ नहीं ले रहा हूँ, फ्री वाला दे दो, तो कभी कुछ नहीं होता। उसी तरह से यहाँ पे भी होता है, सीरियसली बता रहा हूँ। 5 क्वेश्चन करो तो छठा फ्री में मिल जाता है, छठा क्या 5 के साथ 5 फ्री हो जाते हैं, हाँ अपने आप बनते लगते हैं, लेकिन पहले 5 बनाने पड़ते बेटा, पहले 5 बनाने पड़ते हैं। तो इसी तरह से होता है ये काम, क्वेश्चन करो तो उसके साथ फ्री में क्वेश्चन हो जाते हैं। कुछ जनता फ्री के भरोसे ही बैठे रहती तो कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए जी। रिवाइज कैसे करते हैं, हम जिंदगी भर पूछते रहेंगे दुनिया में कैसे जीते हैं। पूछा कभी इस दुनिया में जीते जीना किसे कैसे, किस पूछा किसी से, मजे कैसे करते हैं ये कभी पूछा है? चलो जी, तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ गया जिसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं, चलो नहीं अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। हम्म ओहो, यश कहता सर औरों के लिए जीना ही जीना है। ओहो, क्या बात है, नेता बनेगा बेटा तू पूरा, तू बिल्कुल नेता बनेगा भाई, सही है। बताइए जल्दी से आंसर बताइए। अरे भाई 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 आंसर दो हर्ष। मुझे भी प्राइम मिनिस्टर बनना है, चलो प्लीज गिव गाइडेंस। चलो अच्छी बात है, तुम ये लग रहा है कि मैं इसके लिए भी गाइड कर सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर कैसे बनना है, ये सुन के अच्छा लगा। बढ़िया जी बढ़िया, आंसर आ गया क्या? हाँ ज्यादातर का आंसर आ गया, बिल्कुल सही। तो हमें कुछ नहीं करना बेटा, फॉर्मुला लगाना है। तो के इक्वल्स टू 2.303 टाइम 4.606 लॉग आर इंफिनिटी, बिल्कुल विथ साइन पुट करोगे, आर इंफिनिटी -10 माइनस आर नोट 30 डिवाइडेड बाय -10 माइनस आर टी। तो ये -40 ये -20, तो ये वैल्यू आ गई log 2, तो 1/2 log 2 विच इज 0.15, ये फाइनल आंसर है साहब। तो देखो फॉर्मूला याद रखो, किस्मत है जेई में आ जाए यही आएगा बेटा, और कुछ नहीं आएगा। इसी तरह से फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा, खत्म स्टोरी। लेकिन क्या हमेशा क्वेश्चन इसी रिएक्शन पर आएंगे? नहीं, थोड़ा चेंज क्या हो सकता है वो बताता हूं। मान लो अगर मैं आपसे कह दूं कि यार फ्रक्टोज ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो क्या होगा? क्या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर फ्रक्टोज ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो आर एफ नोट क्या हो जाएगा? 0। तो आर एफ नोट वाली टर्म हटा दो, गायब कर दो, केवल फिर किसको कंसिडर करो? सुक्रोज और ग्लूकोज को। बस वैल्यूज बदल जाएगी, डेफिनेटली बदलेगी। तो जिस जो ऑप्टिकली एक्टिव है उसको कंसिडर करो, जो नहीं है उसको कंसिडर मत करो। तो क्वेश्चन ऐसे ही नहीं आएंगे, थोड़े अलग अलग तरीके के आएंगे। डीपीपी मैंने दी है, उसमें देखना आप थोड़ा चेंज किया है मैंने, करोगे तो बहुत मजा आएगा, दिल खुश हो जाएगा, गार्डन गार्डन जिसे बोलते हैं ना, खुश हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, देखो क्या होता है ना, कंप्लीट पैकेज है। क्योंकि देखो सारे क्वेश्चन क्लास में मैं करवाऊंगा, उससे भी कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग जब आप अकेले बैठे हो तो दिमाग चलना चाहिए। एक और चीज बता दूं, क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं तब आप कर रहे हो, माहौल अलग होता है। जब आप अकेले बैठ के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तब माहौल अलग होता है, और जब एग्जाम रूम में क्वेश्चन कर रहे होते हैं तब का माहौल अलग होता है। सबकी तैयारी करनी पड़ती है बेटा, सबकी तैयारी करनी पड़ती है। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, तो हर सिचुएशन पर दिमाग चलाना होता है।
प्रैक्टिस सबकी करनी है। क्लास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास में जब पूछते हो तो हो जाते हैं, लेकिन घर पर अकेला करता हूं तो नहीं होते, या घर पर हो जाते हैं क्लास में नहीं होते हैं, या घर पर भी हो जाते हैं क्लास में भी हो जाते हैं, एग्जाम के टाइम पर नहीं होते। ठीक है जी, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। हॉल वाली प्रैक्टिस बेटा घर पे ही वही, हर संडे जब टेस्ट होता है ना तो अपने कमरे को कम बंद करके ऐसा सोचो, क्योंकि जिस दिन एग्जाम देने जाते हैं ना हम यही कहते हैं स्टूडेंट्स को, ये सोचो कि उस एग्जाम रूम में केवल तुम अकेले बैठे हो और कोई नहीं, आसपास कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैसा फील करो, इसी तरह से करो। अच्छा अब मैं आपको छोटा सा केस बताता हूं, इसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं, व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो देखो इनिशियली रोटेशन किसके कारण है, सुक्रोज के कारण, वो क्या होगा प्लस पॉजिटिव, सुक्रोज के कारण रोटेशन पॉजिटिव है। अब जैसे जैसे रिएक्शन होगी इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, इनकी बढ़ेगी, लेकिन ग्लूकोज की जितनी कंसंट्रेशन होगी उतनी फ्रक्टोज की होगी। एट द एंड सुक्रोज तो गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज की जितनी कंसंट्रेशन होगी उतनी फ्रक्टोज की, लेकिन फ्रक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो ज्यादा नेगेटिव होता है, RF नॉट इज मोर नेगेटिव, यानी इसकी वैल्यू माइनस में ज्यादा होती है, तो ये डोमिनेट कर जाता है। तो हमेशा ये जो रिएक्शन होगी स्टार्टिंग में रोटेशन प्लस में है तो फाइनली माइनस में होगा, जैसा अभी मैंने डेटा दिया था उससे भी आप देखो। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आता है जब ये रोटेशन जीरो हो जाता है, क्योंकि माइनस से प्लस जा रहा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब रोटेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि बताओ वो टाइम बताओ जब ये रोटेशन जीरो हो जाएगा। तो अगर आपको के पता चल गया, ये के की वैल्यू है, तो वो टाइम पता करना टी, जब ये रोटेशन क्या हो जाएगा जीरो। तो आपको आर इंफिनिटी की वैल्यू पता है, आर नॉट की वैल्यू पता है, अपॉन आर इंफिनिटी माइनस जीरो, के पता है, टाइम निकालना है, आर इंफिनिटी आर नॉट पता है, फिर से सॉल्व करो, यहां से उस टी की वैल्यू आ जाएगी जब ये सॉल्यूशन का रोटेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ अभिलाष कार्तिक सही बोला, ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, जब जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है लेकिन टोटल रोटेशन जीरो होता है, इसको बोला जाता है रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है चलिए, तो ये ध्यान रखना। तो एक छोटा सा पार्ट यूं कह दो इस चैप्टर का, और यहां आके कंप्लीट होता है। इनमें हमने क्या किया, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करना है वो मैंने आपको बताया। 3 केसेस है, याद रखना, प्रेशर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, टाइट्रेशन रीडिंग और ऑप्टिकल रोटेशन, ये 3 इंफॉर्मेशन है। ठीक है अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, हेडिंग डालिए फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन, अब हम कुछ ऐसी रिएक्शन यहां डिस्कस करेंगे जो पहले से थोड़ी अलग है। अभी तक तो क्या था, एक रिएक्शन और ए जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, बट अब पैरेलल रिएक्शन थोड़ा बड़ा आप लोगों ने सुना हुआ है, मतलब ए जो है कोई रिएक्टेंट जो है साइमल्टेनियसली 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ए कन्वर्टिंग इनटू बी और सी। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, अभी ये मत लिखना, ये लिखना पैरेलल रिएक्शन। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, इसका रेट कांस्टेंट है K1, इसका रेट कांस्टेंट है K2। अब ए बी में भी कन्वर्ट हो रहा है, ए सी में भी कन्वर्ट हो रहा है। अब बी ज्यादा बनेगा या सी ज्यादा बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि K1 ज्यादा है या K2। K1 ज्यादा है तो बी ज्यादा बनेगा, K2 ज्यादा है तो सी ज्यादा बनेगा। हाँ अगर K1 K2 बराबर है तो फिर बी और सी बराबर बनेंगे। लेकिन क्या हमेशा हम इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं दोनों को ऐड करके, नहीं लिख सकते हो। इसको आप इस तरह से नहीं लिख सकते हो, ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे लिख रहे हो इसका हमेशा जितना बी बनेगा उतना ही सी बनेगा, तो ये गलत है, आप ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ इसको हम ऐसे जरूर लिख देते हैं, कौन ए को 2 बार लिखे तो इसको इस तरह से जरूर लिखा जा सकता है, बी और सी। ये जो मैंने अभी लिखा है वही पहले लिखो रजिस्टर में, ये अभी नहीं लिखना है। ठीक है जी, अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, किसी भी टाइम पर हमें ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन और सी की कंसंट्रेशन के फॉर्मूले फाइंड आउट करने। और हाँ एक चीज यहां दे रखी है, फर्स्ट ऑर्डर मतलब ये मानना है कि रिएक्शन की रेट ए की पावर 1 पर ही डिपेंड करती है, ए की पावर 1। बेटा 2b 2c होगी तो क्या करेंगे बाद में सोचेंगे, अभी तो एक सिंपल सा केस ले रहा हूं जिसमें इसका कोफिशिएंट भी 1 है, बी का भी 1 है और सी का भी 1 है। ठीक है तीनों के कोफिशिएंट 1 1 है। अब लेट्स से अगर मैं आपसे कहता हूं ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी, इसका रेट कांस्टेंट है K1, इसका है K2। अब लेट्स से अगर मैं आपसे कहता हूं कि इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन है ए और टाइम टी पर उसमें से एक्स रिएक्ट कर जाता है, तो बी और सी कितना बनेगा, क्या बी भी सी एक्स बनेगा और सी भी एक्स बनेगा, क्या क्या दोनों एक्स और एक्स बनेंगे अगर ए एक्स रिएक्ट कर रहा है तो, नहीं। तो क्या x/2 तो क्या x/2 जैसा सिमन ने लिखा है, नहीं, क्योंकि हो सकता है बी ज्यादा बने, हो सकता है सी ज्यादा बने। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि इसके कितने मोल्स बने y और इसके कितने बने हैं z। तो डेफिनेटली देखो ए के अगर 5 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, बी के 2 बन रहे हैं तो सी के 3 बनेंगे, बी का 1 बन रहा है तो सी के 4 बनेंगे। तो इसका मतलब x मस्ट बी इक्वल टू y प्लस z।
x मस्ट बी इक्वल टू y प्लस जेड। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन होगी अमाउंट रिएक्टेड भी बढ़ेगी, y की वैल्यू भी चेंज होगी, z की वैल्यू भी चेंज होगी। तो इसको एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, dx अपॉन dt इक्वल टू dy अपॉन dt प्लस dz अपॉन dt। y क्या है? किसी भी टाइम पर b की कंसंट्रेशन, और z क्या है? किसी भी टाइम पर c की कंसंट्रेशन। तो अब मैं यहां पर y की जगह क्या लिख रहा हूं? db अपॉन dt। z की जगह क्या लिख रहा हूं? dc अपॉन dt। राइट, और dx अपॉन dt। इसको इधर देखो, पहले इधर देखो, याद करो, माइनस डी अपॉन डी टी। सेकेंड ऑर्डर में हमने ऐसा किया था, सेकेंड ऑर्डर का जब फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तब ऐसा किया था। तो ए की जगह हमने लिखा था ए माइनस एक्स, ठीक है। फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो क्योंकि ए की कंसेंट्रेशन को ए माइनस एक्स लिख सकता हूं, एक तो इनिशियल कंसेंट्रेशन है, कांस्टेंट है, तो ए का डिफरेंशिएशन 0, माइनस माइनस प्लस, तो इसकी जगह में हमने क्या लिख दिया था? dx अपॉन dt। चेक कर लेना। तो अब हम उल्टा करेंगे, यहां पर, वहां पर माइनस डी अपॉन डी टी की जगह dx अपॉन dt लिखा था, यहां पर dx अपॉन dt की जगह मैं लिखूंगा माइनस डी अपॉन dt। मतलब क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी प्लस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। वैसे ये डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि ए जिस रेट से डिसअपियर हो रहा है, बी और सी की रेट ऑफ अपीयरेंस का जो सम है वो उसके बराबर होगा। क्योंकि लॉजिकल बात है, मान लो 1 आवर में ए के 10 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो ए की रेट क्या होगी? 10, एक 1 आवर में 10। मान लो बी के 2 बन रहे हैं, तो सी के 8 बनेंगे, तो बी की रेट हो गई 2, सी की रेट हो गई 8, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। लिखो ये फटाफट से। जल्दी से लिखिए। एक ही बात है बेटा, कैपिटल स्मॉल एक ही है, कोई अलग नहीं है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। अब यहां तक हम कर चुके थे, ए की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो है, ए की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बी और सी के बराबर। अब हो क्या रहा है? ए जो है ना वो दो रिएक्शन में इन्वॉल्व है, फर्स्ट रिएक्शन में और सेकंड, लेकिन बी और सी जो है वो तो केवल एक ही रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो बी को K2 से कोई लेना देना नहीं है, सी को K1 से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मैं बी की रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करता हूं, dB अपॉन dt, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? बी के रेट कांस्टेंट K1 इंटू उस इंस्टेंट पर ए की कंसंट्रेशन, और सी की रेट ऑफ अपीयरेंस जो होगी वो क्या होगी? K2 इंटू उस टाइम पर ए की कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, दिस इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो हम यहां पर dB अपॉन dt की जगह क्या लिख देंगे? K1 इंटू ए। dC अपॉन dt की जगह K2 इंटू ए, तो ए वाली टर्म क्या हो गई? कॉमन। तो यहां पर क्या बचा? माइनस डी अपॉन dt इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू ए। देवांश लगे रहो बेटा, लगे रहो बस। और अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखते हो तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही है भाई, ए की पावर 1 माइनस डी अपॉन डी टी, ए की पावर 1, बस डिफरेंस क्या? फर्स्ट ऑर्डर में यहां केवल के आता था, उसकी जगह यहां क्या गया? K1 प्लस K2। तो जो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है उसमें जहां के है वहां उसकी जगह K1 प्लस K2 लिखते जाओ, सारे फॉर्मूले अपने आप आ गए। यानी ए टी इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस K1 प्लस K2t। तो अगर इस तरह की पैरेलल रिएक्शन और कोई आपसे पूछे कि 10 मिनट के बाद एक ही कंसंट्रेशन क्या है, 20 मिनट के बाद कंसंट्रेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर वाला ही फॉर्मूला लगा दो, बस उसमें से एक माइनर सा चेंज करना है आपको। दिख रहा है क्या?
ए टी इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस K1 प्लस K2T। इनफैक्ट यहां से तो वैसा भी लगता है सर फिर तो दो प्रोडक्ट क्या, कोई कह दे कि सर एक और प्रोडक्ट है सी, फिर कोई कह दे एक और प्रोडक्ट है ई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, K1 K2 K3 K4 इस तरह से लिखते जाओ, बात खत्म। तो दो प्रोडक्ट हो, तीन हो, चार हो, कोई टेंशन नहीं है। इनफैक्ट क्या करो, पहले K1 प्लस K2 प्लस K3 सबको ऐड कर दो, इसको क्या बोल दो K टोटल। तो चाहो तो यहाँ पर क्या लिख दो K टोटल। K टोटल क्या है, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 सबका सम। इनफैक्ट अब आपसे यहाँ पर अगर कोई पूछे कि बताओ ए कितने टाइम में 50% रिएक्ट करेगा, तो ln2 अपॉन K1 प्लस K2, ये इसका टी हाफ होगा। टी हाफ का फॉर्मूला भी थोड़ा बदल गया, ये कह सकते। तो थोड़ा थोड़ा सब जगह चेंज हुआ है, लेकिन मेजर चेंज कुछ भी नहीं हुआ। मेजर चेंज कुछ भी नहीं हुआ। ये नहीं कि सर ये फॉर्मूले नए याद करने पड़ेंगे क्या, अरे भाई अगर किसी को लोग याद करने पड़ेंगे मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत आसान है, याद हो जाने चाहिए। यूं कह दो, बोलो सर याद हो गए, अभी से ही अभी याद हो गए हमें, ऐसे बोलो, हाँ या ना। तो ये सारे फॉर्मूले, ऐसा नहीं ये बोलो कि सर ये तो सब याद हो गए, याद क्या करना, हो गए इनको तो। समझ में आ गई मेरी बात, हाँ अच्छी बात है। विवेक बाबू कह रहे हैं अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग हुए तो थोड़ा तो भाई मेरे पे भी भरोसा रख बेटा, अलग होंगे तो मैं भी बता दूंगा, टेंशन मत हो, एक चीज तो पढ़ो। अच्छी बात है। वैसे कुछ ही लोगों ने बोला याद हो गए, बाकी बाकियों को याद हुए नहीं है। तो चलिए 1/3 काम तो हो गया, एक ही कंसंट्रेशन तो आ गई। अब हमें किसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, बी और सी की भी तो निकालनी पड़ेगी भाई, केवल एक ही थोड़ी, बी की क्या होगी सी की क्या होगी। तो अब बी की कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी वो बताता हूं। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दो तरीके से बताऊंगा। बी की कंसंट्रेशन निकालने के दो तरीके मेरे पास। बी की कंसंट्रेशन निकालने के कितने तरीके हैं, दो। कैसे, पहले एक इंटीग्रेशन से बताऊंगा, फिर बिना इंटीग्रेशन के भी बताऊंगा। इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे, तो देखो ये dB अपॉन dt K1 इंटू ए, dt को इधर लेके गए तो K1 इंटू ए इंटू dt, जीरो से t, और इनिशियली b की कंसंट्रेशन जीरो तो bt। अब ये ए क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सिंपली a लिखो या AT लिखो, एक ही बात है, हाँ या ना, या इसकी जगह a माइनस एक्स लिखो, ये हमने स्टार्टिंग से ही लिखा है किसी टाइम पर कंसंट्रेशन। तो इस a की जगह क्या लिख दिया साहब, a नॉट e की पावर माइनस K1 प्लस K2T। इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, लिमिट लगाओगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। यहां मिस प्रिंट है थोड़ी, ये वन गायब है, नीचे से देख लो यहां पर सब। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट लगाएंगे तो फाइनली ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। हाँ इंटीग्रेशन आसान है, ये दिखने में बड़ा दिख रहा है, टर्म्स बहुत सारी है लेकिन आसान है। हिंट यहां से दे देता हूं अगर किसी को नहीं पता हो, e की पावर माइनस के एक्स का इंटीग्रेशन -1 अपॉन के e की पावर माइनस के एक्स होता है। e की पावर माइनस के एक्स का इंटीग्रेशन -1 बाई के e की पावर माइनस के एक्स होता है, वही यहां पर किया है और फिर लिमिट लगा दी 0 से t। अच्छा अभी भी देखने में लगता है यार ये फॉर्मूला तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला बहुत बड़ा दिखने में जरूर है, लेकिन इसमें ये वाली टर्म को अगर आप ढंग से देखो, कौन सी वाली, ये वाली, तो ये क्या है, x चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट माइनस एटी, और एटी का फॉर्मूला आपको पता है ए नॉट ई की पावर माइनस K1 प्लस K2T, तो ए नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2T। तो इसको आप ऐसे याद रखो, K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू एक्स, ऐसे याद रखोगे तो लगा अरे बहुत छोटा हो गया, ये तो बहुत छोटा हो गया, बिल्कुल सही। और x को अलग से याद कर लो। हो सकता है बेटा जेई में क्वेश्चन ही यही आ जाए कि बी की कंसंट्रेशन का कौन सा फॉर्मूला सही है, सी की कंसंट्रेशन का कौन सा फॉर्मूला सही है। अब आप सोचो ये तो मैंने बी की कंसंट्रेशन के फॉर्मूले बताए, सी की कंसंट्रेशन पूछू तो सी की कंसंट्रेशन पूछू तो आप सोचो डिफरेंस क्या है, बी की कंसंट्रेशन में यहाँ K1 है और सी में यहाँ K2, बाकी सब कुछ वैसा ही है। ये ए की कंसंट्रेशन जो यहां पुट करोगे वही यहां पुट करोगे, तो सी की कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला उसमें केवल एक जगह चेंज आएगा, ये K1 है वहां उसकी जगह K2 हो जाएगा। K1 की जगह केवल ऊपर जहां K1 है उसकी जगह K2 हो जाएगा।
तो ये देखिए, ये सब लिखा हुआ है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, ये लिखा हुआ है। तो ये बी की कंसंट्रेशन, ये वही चीज जो अभी मैंने आपको लिख के दी थी, ये बी की कंसंट्रेशन और सी की कंसंट्रेशन में यहां पर चेंज है। तो सी की कंसंट्रेशन भी अब आप कैसे याद रखो, K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू एक्स। बताओ जी, ए का, बी का, सी की कंसंट्रेशन के फॉर्मूले याद हुए या नहीं हुए? क्या आपको ए की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला याद है, बी की कंसंट्रेशन का और सी की कंसंट्रेशन का? एक्स की टर्म में याद रखो और एक्स को अलग से याद रखो। बोलो जी बोलो, याद हो गए? अभी करने, अभी आज खाने से पहले ध्यान रखना एक बार दिमाग में, ए की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला, बी की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला, सी की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला, ये सब याद आने चाहिए। खाना उसके बाद खाओगे, पहले भगवान का नाम लेने से पहले इसका नाम लेना। भगवान का नाम लेना है नहीं लेना वो आपकी इच्छा, बट ये फॉर्मूले जरूर बोलोगे, पक्का। अब यही फॉर्मूले बिना इंटीग्रेशन के भी आ सकते हैं। बिना इंटीग्रेशन के कैसे आएंगे वो बता देता हूं आपको। बिना इंटीग्रेशन के कैसे आएंगे वो भी बता देता हूं। यहां पर ए जो है बी और सी में कन्वर्ट हो रहा है, और मैंने आपसे क्या कहा, अगर K1 ज्यादा है तो बी ज्यादा बनेगा, K2 ज्यादा है तो सी ज्यादा बनेगा, है ना? और K1 K2 बराबर है तो दोनों बराबर बनेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं यहां पर कि ए के K1 प्लस K2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, इतने मोल्स अगर ये रिएक्ट कर रहा है, तो आपको पता बी के कितने बनेंगे, K1, और सी के कितने बनेंगे, K2। इसी के रेशियो में अगर K1 K2 बराबर है तो बराबर बन जाएंगे, K1 ज्यादा तो बी ज्यादा बनेगा, K2 ज्यादा तो सी ज्यादा बनेगा। लेकिन अगर यानी K1 प्लस K2 रिएक्ट करेंगे तो इसका K1 बनेगा और इसका K2 बनेगा। बट अगर इसका केवल एक मोल रिएक्ट कर रहा है तो फिर यूनिटरी लगा दो। K1 प्लस K2 से K1 बन रहा है तो एक मोल रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा, K1 प्लस K, और इसका कितना बनेगा, डिवाइड करो, यूनिटरी लग गई और कुछ नहीं। और अगर इसका x मोल रिएक्ट करेगा तो इसका कितना बनेगा, x, इसका आंसर है ना आसान। देव बेटा, ये चीजें आसान तुम्हें इसलिए लग रही कि बड़ी धीरे धीरे अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूं, नहीं तो पसीने आ जाते बेटा इसमें। हाँ, लोगों से पूछना पैरेलल पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। जेई की तैयारी करनी बेटा, देखो जेई में मार्क्स लाने, दैट्स इट। उसके लिए पूरा लेवल जाएगा हमारा, टेंशन मत लो तुम। तो फाइनली शॉर्ट में सारे फॉर्मूले एक बार मैंने यहां लिख दिए हैं। ए की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला, बी की कंसंट्रेशन, सी की कंसंट्रेशन, और इसमें एक और चीज, बी अपॉन सी की कंसंट्रेशन का रेशियो हमेशा ये भी लिख लेना, K1 अपॉन K2। बी अपॉन सी की कंसंट्रेशन का रेशियो हमेशा K1 अपॉन K2 ही रहेगा। रिया क्या करना है, मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि उससे केमिकल काइनेटिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है उसकी कोचिंग में। तो रिया तुमने क्या बोला, तुमने क्या बोला? तरुण बेटा, जो मैं शीट देता हूं आप ऐप पर जाइए, ऐप पर एक नोट्स का सेक्शन बना हुआ है, नोट्स का सेक्शन है, उसी में मेरी शीट मिल जाएगी। एक्सरसाइज शीट होगी, शीट की एक्सरसाइज 1 में DPP1, DPP2, DPP3 ये सब होगा। अच्छा, ये हुई ना बात। प्रिया ने कहा कि उस मैंने बोला कि मेरे से पूछ लो जो भी क्वेश्चन पूछना हो, ये होती है बात। गजब, जब आप दूसरों को इस तरह से पढ़ाने लग जाओ ना, कॉन्फिडेंस आ जाए,
तो मतलब अब तो कुछ बात ही कुछ हो रही। कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है बेटा। ओहो। चलो जी, तो फाइनली सारे फॉर्मूले याद है, लेकिन अब किसी ने कहा था सर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर नहीं हुए तो क्या होगा? क्या होगा अगर ए बी सी के कोएफिशिएंट बराबर नहीं है तो? अब बताओ। हम्म फिर क्या करेंगे? चलिए बदल देते हैं, किसी की इच्छा है तो पूरी करते हैं। आ, अब चलिए मान लेते हैं यहां पर बी का कोफिशिएंट है m, सी का कोफिशिएंट है n। क्या अभी भी वही फॉर्मूले लगेंगे जो हमने डिराइव किए थे? क्या अभी भी वही फॉर्मूला लगेंगे जो हमने डिराइव किए थे या बदल जाएंगे? अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। अब लेवल बढ़ाते हैं भाई। तो नहीं लगेंगे, चलिए ये तो क्लियर हो गया। मान लेते हैं इसमें से x रिएक्ट कर रहा है, इसका y बन रहा है, इसका z। तो क्या कहें, x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड? हाँ या ना? हाँ या ना? या x इक्वल्स टू एम वाई प्लस एन जेड? या x इक्वल्स टू वाई बाय एम प्लस एन बाई जेड? आगरा बॉम्बे केलकटा, आगरा बॉम्बे केलकटा, कौन सी बस में बैठने वाले हो बेटा? आगरा की, बॉम्बे की, केलकटा की? सब मिक्स्ड है भाई। मोस्ट ज्यादातर ने आंसर बॉम्बे किया, बट करेक्ट आंसर इज केलकटा। सोचो, अगर ए का 1 मोल बी की तरफ जाता है तो इसके 1 मोल से बी के एम मोल्स बनेंगे। 1 से m, मतलब इसके एम मोल्स बन रहे हैं तो ए के कितने चाहिए? 1। तो 1 मोल के लिए 1/m, तो इसके y मोल्स के लिए ए के कितने चाहिए? y/m। इसके z मोल्स के लिए ए के कितने रिएक्ट होने चाहिए? z/n। तो इसका y और इसका z बन रहा है, तो b के लिए a के इतने मोल चाहिए, c के लिए a के इतने मोल्स चाहिए, तो टोटल a के कितने मोल्स चाहिए? वो x के बराबर हो। समझ में आ गई मेरी बात? ओह, यहां मैंने कुछ उल्टा लिख दिया। z/n, इतना तो तुम समझदार हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहते हैं ना, भावनाओं को समझो, फीलिंग्स को समझो। इसीलिए नोटा दिया। ओके, मैं देख तो रहा था, मैंने कहा ये कौन है। अब तो ठीक है, अब तो नोटा नहीं है बेटा। यूनिटरी लगा दो। बी के एम मोल्स अगर बनते हैं तो ए के उसके लिए कितने चाहिए? बी के एम मोल्स के लिए ए का 1, तो बी के 1 मोल के लिए ए का 1/m, तो बी के वाई मोल्स के लिए ए का y/m। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो dx अपॉन dt, m और n कांस्टेंट है, तो dy अपॉन dt
प्लस 1/n dz अपॉन dt। और इसको मैं लिख सकता हूं वापस x dx अपॉन dt की जगह माइनस da अपॉन dt। 1/m y इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b db अपॉन dt, और ये कंसंट्रेशन ऑफ c तो dc अपॉन dt। पढ़ाते वक्त इधर उधर की कोई बात नहीं, केवल फोकस जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर, केवल जो पढ़ रहे हैं उसी के ऊपर, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अमृता ने तो आगे के आंसर भी लिख दिए हैं, वेट करो। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है वो? अब इससे पहले मैंने आपसे कहा था, यहां तक तो हम लिख चुके हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये जो रेट कांस्टेंट है K1 और K2, इससे पहले वाले केस में तो रेट सबका कोफिशिएंट 1 था, तो K1 जो है रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू A बोलो, विथ रिस्पेक्ट टू B बोलो, या विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था। लेकिन अब यहां पर इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो एक्सप्रेशन B के बनने की रेट जो है dB अपॉन dt, क्या K1 इंटू A लिखें या 1/m dB अपॉन dt इक्वल्स टू K1 इंटू A लिखें? कौन सा एक्सप्रेशन लिखना चाहिए? ये इस पर डिपेंड करेगा कि ये K1 रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू B है तो ये सही है। ये K1 रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन है तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? ये बड़ा काम का पॉइंट है, मैं आपको बता दूं। बहुत सारी जनता पढ़ती है लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि ऐसे भी दो केसेस बनते हैं। तो क्या करना चाहिए? प्रीतम रुको बेटा, रुको, सही कर रहे हो लेकिन रुक, क्या लिखें? ये पता होना चाहिए कि K1 किसके रेस्पेक्ट में है। तो मैं आपको अब बता दूं, इसका कहीं कोई रूल नहीं लिखा हुआ है कि ये K1 हम किसके रेस्पेक्ट में माने, कहीं कोई रूल नहीं लिखा हुआ। लेकिन जब भी कभी इस तरह से किसी रिएक्शन के साथ रेट कांस्टेंट लिखा हुआ है, रिएक्शन के साथ, और कुछ भी नहीं मेंशन्ड है, तो इसे रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्शन मानेंगे। इसे रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्शन मानेंगे, यानी कौन सा ऑप्शन सही मानोगे? ये वाला। मैं फिर से बता दूं, ये रूल कहीं नहीं लिखा हुआ है, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हर एक बुक इसी तरह से करती है, हर एक बुक यही करती है। तो इसका मतलब 1/m dB अपॉन dt इक्वल्स टू ये सही माना जाएगा। मतलब ये K1 K2 रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू क्या मानोगे? रिएक्शन। तो अब यहां पर 1/m dB अपॉन dt इज K1 इंटू A, और ठीक है, ये वाली चीज गलत हो जाएगी। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? K1 इंटू A। सिमिलरली 1/n dC अपॉन dt, इसकी जगह क्या लिख दूंगा? K2 इंटू A,
ये K1 इंटू ए, तो अगर आप देखो यहां पर तो कह सकते हो सर ये तो फिर से K1 प्लस K2 इंटू ए आ गया, यानी वही एक्सप्रेशन आ गया जो इससे पहले था, वही एक्सप्रेशन आ गया जो पहले था। तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं हुआ, अभी भी ए का फॉर्मूला वही है जो पहले आया था, अभी भी ए का फॉर्मूला वही है जो पहले आया था। कह सकते हो आप कि यार ए का कोफिशिएंट चेंज नहीं हुआ, तो ए का फॉर्मूले में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, ए के फॉर्मूले में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ए का कोफिशिएंट भी चेंज नहीं हुआ है, तो ए के फॉर्मूले में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। तो क्या बी और सी के फॉर्मूले भी चेंज नहीं होंगे? होंगे भाई, बी और सी के फॉर्मूले चेंज होंगे, क्योंकि अब एक्सप्रेशन डीबी अपॉन डी टी K1 इंटू ए, ये तो पहले था, ए का फॉर्मूला वही है जो अभी भी है, लेकिन एम वाली टर्म एक्स्ट्रा आ गई, एम वाली टर्म एक्स्ट्रा आ गई। तो बी के जो फॉर्मूले थे जो पहले था वो एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी का जो फॉर्मूला वो एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूं कि ए की कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला अभी भी वही आया है, तो देखो चेंज क्या हुआ, बी और सी के कोफिशिएंट चेंज हुए, बी और सी के, यहां एन सी लिख लेना यार, बी और सी का कोफिशिएंट चेंज हुआ है। तो ए को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बी का कोफिशिएंट क्या है, सी का कोफिशिएंट क्या है, ए की रेट कब चेंज होगी, जब K1 K2 चेंज होगी। अगर K1 K2 वही है तो ए की रेट वही रहेगी, ए की कंसंट्रेशन उसी तरह से चेंज होगी, तो इसीलिए ए का फॉर्मूला अभी भी वही आया है। तो अब बी की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, लिख लिया आप लोगों ने, ये एक्सप्रेशन लिखना, ये लिखना, फिर ये और ये। अब उसके बाद हमें बी की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला चाहिए, फिर सी की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला चाहिए। हर्षित बेटा टेंशन मत लो, पढ़ो और होमवर्क करो, खत्म स्टोरी। ये इधर उधर की इश्यूज पर जो इश्यूज क्रिएट नहीं हो रहे हैं वो भी सोचो यार मेरे को ये इश्यूज क्यों नहीं आ रहे। पढ़ो, होमवर्क करो, होमवर्क करते वक्त जो भी डाउट है वीडियो सॉल्यूशन देखो, फिर भी कुछ डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में आके पूछो, इतना सा तुम्हें करना है। तो चलिए बी का फॉर्मूला क्या होगा वो बता देता हूं। तो देखो बी के फॉर्मूले में केवल ये एम वाली टर्म एक्स्ट्रा आएगी, तो बी के फॉर्मूला जो पहले था उसको एम से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब अभी भी ये बोलो कि ए के उतने ही मोल्स बी की तरफ जा रहे हैं, ए के उतने ही मोल्स बी की तरफ जा रहे हैं, कितने, K1 अपॉन K1 प्लस K2x, लेकिन बी उसको कितने टाइम्स कर रहा है, एम टाइम्स, और सी उसको कितने टाइम्स कर रहा है, एन टाइम्स। तो फिर से हमारे पास ए की, बी की और सी की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आ गया, ए की, बी की और सी की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आ गया। अब आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं, ये जो अभी मैंने करवाया इसमें आपने देखा कि हमने ए का कोफिशिएंट अभी भी 1 रखा हुआ है, ए का कोफिशिएंट अभी भी 1 रखा हुआ है, अगर ए का कोफिशिएंट भी बदल दे तो क्या हो, देखो कुछ रिकॉर्ड, इस ये तुम्हें बताना है एक चीज। दूसरा होमवर्क जो मैंने दिया आप लोगों को, आई थिंक कौन सा, डीपीपी नंबर 13 के कुछ क्वेश्चंस दे दिए थे, बाकी का आपको करना है। तो होमवर्क डीपीपी नंबर 13 में बाकी के क्वेश्चंस आपको करने हैं। आज होमवर्क कम है तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। तो डीपीपी नंबर 13, 14 अभी बाद में दूंगा, ठीक है। अमन का बर्थडे है, आतिफ का भी बर्थडे है, तो अमन और आतिफ बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बर्थडे की, खुश रहो, स्वस्थ रहो, और यही दुआएं हैं मेरी कि अगले साल अपना बर्थडे किसी आईआईटी में सेलिब्रेट करो। अजिंक्य का भी बर्थडे है जी, बहुत दिनों बाद दिखे हो तुम अजिंक्य, या नहीं दिखे हो?
प्रीतम का कल था, तो प्रीतम कोई बात नहीं, एक दिन आगे पीछे तो चलता भैया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटा डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, रेगुलरली मिल रहे हैं बेटा, क्या पूछते रहते हो। अपलोडेड है वीडियो सॉल्यूशन। बेटा एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 1 अगर ढंग से कर लेते हो तो जेई मेंस में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करोगे। बट हाँ, थोड़ा और प्रैक्टिस करो तो एक्सरसाइज 1 के साथ एक्सरसाइज 3। और ये बार बार मत पूछो, बहुत बार बोल चुका हूं मैं, बता चुका हूं बेटा। टेस्ट सिलेबस में ऑलरेडी बता चुका हूं, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ गया होगा। बैच वाइज अलग अलग है हर एक बैच का, तो यहाँ पर अभी मैं हर एक बैच वाइज नहीं बता सकता। तो आपके पास जो मैसेज है उसमें लिखा होगा कि किसका क्या सिलेबस है। चलिए, तो फुल किसी ने थर्मो डिस्कशन कौन सा पार्ट का पूछ रहे हो बेटा? थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मो 1, थर्मो 2, वो एक्सरसाइज 2 अभी होल्ड करो बेटा। एक्सरसाइज 2 अभी होल्ड करो, कर लो तुम, बट डिस्कशन करेंगे। चलिए, बाय बाय।